हियर इज योर रिवीजन। आपका रिवीजन स्टार्ट होता है अब। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, जीपीआरएस, बीआईबी और कुछ इंटरनेशनल एग्जम्पशंस। इतनी सारी एग्जम्पशंस आपकी आती हैं। पहले बात करते हैं दान और धर्म की। ये 3 पॉइंटर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। पहला है ट्रस्ट, फिर है मंदिर और फिर है अपना ये यात्रा। इसके अंदर भी मैंने ध्यान रखा है चीज़ों को कैसे। जब राम मंदिर बना था तो पहले ट्रस्ट बना था, फिर मंदिर बना और फिर यात्रा करने के लिए आप और हम सब लोग गए थे। ट्रस्ट का मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट। 4 प्रकार की चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं। केयर, काउंसलिंग एंड अवेयरनेस, जो एडिक्टेड है, नियर टू डेथ है, जो HIV इन्फेक्टेड है एंड ऑल। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। आगे है स्किल डेवलपमेंट, किसका? अबेंडेंड बच्चे, ग्रामीण बुजुर्ग, 65 साल से ऊपर वाले, और कैदी जो है, प्रिजनर, और शब्बो, चोट खाए हुए व्यक्ति, ट्रोमाटाइज पर्सन। और अनेक प्रकार के बचाव के प्रोग्राम थे वहाँ पर। जल बचाओ, जीवन बचाओ, जल बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ। ये 4 प्रकार की चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं। और अगर ये एक उस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दी जाती हैं जो इनकम टैक्स में मान्यता प्राप्त है, तो वैसे में GST नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आता है जागरण पार्टी, यानी कि 2 एंट्री आती हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करना, जयकारा शेरावाली का, कथा, प्रवचन एंड ऑल। तो जो गुरुजी यहाँ पर दक्षिणा या फीस अपनी लेते हैं उस पर GST नहीं लगाया जाएगा। साथ में है रेंटिंग एंड अकोमोडेशन, और इसमें 2 प्रकार की डिजिट काम करती हैं, 999 की और 4x9 की। अगर हॉल है तो 4x9 पर डे का किराया है तो GST नहीं आएगा। और अगर रूम है 999 पर डे का किराया है तो GST नहीं आएगा। और अगर दुकान है पर मंथ 4x9 का किराया बनता है तो GST अपना नहीं लगाया जाएगा। फिर हमने देखा कैलाश मानसरोवर और हज यात्रा, इनके रेस्पेक्ट में भी GST अपना एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। प्लीज़ आप चेक करते रहिएगा बुक में, कहीं कोई पॉइंट्स मुझसे गलती से भी छूट ना जाए। फिर हम दान धर्म के बाद एजुकेशन पर आते हैं, जहाँ सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर दिखता है। न्यूज़पेपर के पीछे आते हैं जर्नलिस्ट आते, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आते हैं, उन पर GST नहीं आएगा। PTI, UNI, इन पर भी GST नहीं आएगा। अगर कोई एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो तो सैलरी बनता है, और सैलरी तो पहले से ही आउट हो जाती है, सप्लाई ही नहीं बनती है, एग्जाम्शन में बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं एजुकेशन पर। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करी, जिसमें स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट्स हैं और एजुकेशनल बोर्ड भी होते हैं। ये आगे जो सप्लाईज दे रहे हैं, बच्चों को सप्लाई दे रहे हैं, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को। जो स्टूडेंट हैं वो वाले आपके पास्ट के हों चाहे प्रेजेंट के हों, स्टूडेंट चाहे फ्यूचर के हों, PPF, पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दी हुई सर्विस एग्जेम्प्ट रहती है। फैकल्टी को दी हुई सर्विस एग्जेम्प्ट रहती है, और एज पर स्टाफ को दी हुई सर्विस अपनी एग्जेम्प्ट यहाँ पर रहती है। पीछे से बात करें तो TCS की सर्विस जो होती है वो स्कूलों के लिए एग्जेम्प्ट करा दी जाती है प्रभु जी। और उसके बाद हम देखते हैं भाई साहब इसमें कि जो एग्ज़ाम संबंधी सर्विसेज होती हैं वो चाहे स्कूल कॉलेज किसी के लिए भी हों, सबके लिए एग्जेम्प्ट होती हैं। और पीरियोडिकल ऑनलाइन जर्नल्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जेम्प्ट होते हैं कॉलेजेस के लिए। जो यहाँ पर ये कॉलेज वगैरह की बात कर रहे हैं, इस पर एक बात रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पर डिग्री होती है ना, वो भाई साहब डिग्री जो है वो इंडियन लॉ के मुताबिक आपकी यहाँ पर रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, अदरवाइज़ बात यहाँ पर नहीं बनेगी। जो स्कूल की लाइब्रेरी है उसका एक्सेस भी GST मुक्त होता है, ऐसे करके बोल दिया जाता है साहिब। अच्छा जी, एंड आपको बताएं, भगवान झूठ ना बुलाए, यहाँ पे और भी कई सारी कनेक्टेड सर्विसेज हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव SDI, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, कॉरपोरेट कम इंस्टीट्यूट जॉब के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे मैं IRS ऑफिसर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता हूँ, जहाँ पर 75% टू 100% गवर्नमेंट बेयर करती है, वो सभी अपना एग्जेम्प्ट किया जाता है। साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल का एफिलिएशंस है वो भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। इस बात को मैं सीरीज़ में कैसे बांधा, हमने देखा कि सबसे पहले न्यूज़पेपर देखने से पता लगता है, ढेरों ऐड आते हैं कौन से स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है। न्यूज़पेपर की शक्ल देखकर हम स्कूल कॉलेज पहुंच जाते हैं, और स्कूल कॉलेज से आउट होने के बाद हम जॉब ढूंढते हैं। जॉब के लिए कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट है, या SDI या दीनदयाल उपाध्याय जैसी कुछ योजनाएं हैं, या कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं एंड ऑल। ये सारी बात हमें देखने को मिलती है, जिससे एजुकेशन पूरा हमारा इकट्ठा यहाँ पर आकर बंध जाता है।
हेल्थ सेक्टर के अंदर हम आ जाते हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर हमने सबसे पहले देखा क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अपना होना चाहिए, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, यानी कि ऑथराइज्ड होना चाहिए। इलाज है ह्यूमन बींग्स का हो या एनिमल्स का हो, दोनों की बात अपनी करके चल रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी एक रिकग्नाइज ट्रीटमेंट होना चाहिए। बंगाली बाबा का इलाज यहाँ पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहाँ जो इलाज दिया जाता है वो अलग अलग तरीके से देते हैं, जैसे हेल्थ केयर की सर्विस हो गई, थेरेपी हो गई, आईवीएफ, पब्लिक कन्वीनियंस। अगर हेल्थ केयर की सर्विस की बात करें तो उसमें क्या क्या शामिल हो जाता है? जो ओपीडी होता है, ओपीडी की फीस है, उस पर अपना जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जो भी टेस्ट कंडक्ट, वही है जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्रम से हमें क्या क्या चीज़ सामने पड़ती है। ओपीडी की फीस पर जीएसटी नहीं है, टेस्ट पे जीएसटी नहीं है किसी भी तरह का हो, इंडोर आउटडोर लैब हो, अल्ट्रासाउंड हो, रेडियोलॉजी हो, पैथोलॉजी लैब हो, कोई सी भी खून टेस्ट हो, जो मर्जी टेस्ट हो, सारे टेस्ट आपके एग्जेम्प्टेड हैं। आईसीयू पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, नो जीएसटी। रूम है अगर तो अप टू 5000 तक नो जीएसटी है। कैंटीन से इंडोर सप्लाई की जा रही है, नो जीएसटी है। इंडोर मतलब जो पेशेंट वहाँ पर भर्ती हैं उनके लिए। फार्मेसी से इंडोर सप्लाई यानी कि जो पेशेंट वहाँ भर्ती हैं उनके लिए सप्लाई हो रही है। पेमेंट टू आउटसाइडर डॉक्टर हो रहा है जो ऑपरेशन वगैरह करने के लिए आते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं है। एम्बुलेंस बाई एनी मतलब चाहे वो हॉस्पिटल चला रहा हो या मेरे जैसा कोई व्यक्ति उसका मेडिकल फील्ड से कोई वास्ता नहीं है वो चला रहा हो, वो भी यहाँ पर अपना एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। साथ में जो हेल्थ केयर का मीनिंग यहाँ पर लिया जाता है प्रभु, वो जैसे आपके दो चीज़ आ जाती हैं। हेयर एक ट्रांसप्लांट होता है और हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, और सर्जरी जो कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अगर होती है आपकी फॉर क्योर, अगर इलाज के लिए कराई जा रही है तो वैसे वाले केस में जीएसटी नहीं आता है, और अगर केयर के लिए करा रहे हैं तो फिर वहाँ पर जीएसटी अपना आ जाएगा। थेरेपी की बात करते हैं। थेरेपी मतलब जैसे रिहैबिलिटेशन, तो पुनर्वास के लिए अगर हम बात करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र की जो बात की जाती है, थेरेपी वगैरह वहाँ पर दी जाती है कई तरह की, जिससे व्यक्ति को नशा मुक्त कराया जाता है। और अगर ये दिया जा रहा हो बाई ट्रस्ट या गवर्नमेंट के द्वारा तो एग्जम्पशन मिल जाती है। आईवीएफ अपना एग्जम्प्टेड है। इंसानों में आईवीएफ है और उधर इंसानों के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, बोथ आर एग्जम्प्टेड। और हम बात करते हैं पब्लिक कन्वीनियंस की, सुलभ शौचालय जो हैं उन पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। राइट, यस। तो ये तो आपके हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें थी, सारी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की है, ग्रिप मिलाने की कोशिश करी है। आप चेक करते रहिएगा कहीं कोई पॉइंट मुझसे भी ना छूट जाए, ठीक है। स्पोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं जहां पर फीफा हमारे सामने आता है। तो मैंने चीज़ को ऐसे समझा कि फीफा के पास पैसा कहाँ से आता है और भाई साहब ये पैसा कहाँ को जाता है। तो जो फंड है, फंड आता कहाँ से है और फंड इनका जाता किधर है भाई? तो भैया जी जो फंड है वो आता है स्पॉन्सरशिप से, यानी कि स्पॉन्सरशिप की जो सर्विस होती है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जाता कहाँ है पैसा? प्लेयर, अंपायर, कोच, मैनेजर, रेफरी जो होते हैं, अगर ये सर्विस अपनी दे रहे हैं आरएसबी को तो भाई साहब यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं करते। आरएसबी से याद आया कि एक आरएसबी दूसरी आरएसबी को यानी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है, वहाँ पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाती हैं। फिर आए हम अपने स्पोर्ट्स में, यही था। और फीफा के साथ साथ इसमें अपना जो एएफसी है उसकी बात भी कर ली जाती है कि एएफसी भी सर्विस दे रहे हों या ले रहे हों, भाई साहब जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। ना आगे जीएसटी है ना पीछे जीएसटी है। ऐसे फीफा दे रहा हो या ले रहा हो, भाई जीएसटी की चर्चा यहाँ पर नहीं करी जाती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे आता है दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल के बाद सरकार का नंबर यहाँ पर आ जाता है। ठीक, आप चेक कर रहे हो ना कहीं को छूट ना जाए। हाँ, यहाँ सरकार का नंबर आता है। और सबसे पहले यहाँ पर बात आई बाय डिफॉल्ट कुछ पीरियड बेस्ड है, कुछ पर्सन बेस्ड एग्जाम्पशंस हैं, ढेरों एग्जाम्पशंस हैं यहाँ पर आकर। आर्टिकल नंबर 243G और W के अंदर हम बात कर रहे हैं WPS, वर्ड का नया वर्जन है ना WPS करके। हाँ, WPS में क्या था सर जी? WPS और WS, ये क्या बवाल था? आर्टिकल 243G और W की बात कर रहे थे। हाँ, याद आया। आर्टिकल 243G और W के तहत जो ये प्योर गवर्नमेंट अगर अपनी सप्लाईज आगे दे रही है उस पर तो जीएसटी लगता ही नहीं है, वो तो नेगेटिव लिस्ट में चला जाता है, सप्लाई की में सप्लाई ही नहीं है। लेकिन अगर सेमी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी वगैरह दे रहे हैं तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अगर थर्ड पार्टी से ले रहे हैं तो लेते समय अगर ये ले रही है प्योर गवर्नमेंट तो वहाँ पर एग्जम्पशन दी जाती है, और अगर ले रही है गवर्नमेंटल अथॉरिटी यही सर्विस 243G और W वाली तो वहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। लेकिन WPS और WS नहीं, सॉरी 243G और W की जो सर्विस ले रही है गवर्नमेंटल अथॉरिटी तो टैक्सेबल होता है, लेकिन कुछ मामलों में 5 चीजों के अंदर उस पर एग्जम्पशन रहती है।
पांच चीज कौन कौन सी है? WPS WS, यानी पहला है वाटर सप्लाई, और दूसरा है पब्लिक टॉयलेट्स, टॉयलेट नहीं पब्लिक हेल्थ हो गया, और तीसरा है अपना सैनिटाइजेशन है, एंड फिर अपना है वेस्ट ट्रीटमेंट, और SSLM इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट की बात वहां पे करके चलते हैं। ठीक है जी। फिर था आपकी गवर्नमेंट सर्विस PVT वाली, एक बड़ा सा डायग्राम हमारे सामने आ जाता है। तो उसमें लिखा था कि अगर सरकारी सेवाएं दी जा रही हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, GST नहीं आएगा। उसके बाद अगर दी जा रही है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वहां पे बोलते हैं कि बिजनेस एंटिटी कैसी है, अमीर है कि गरीब है। यानी पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक ही सीमित रहा है तो गरीब है, ज़्यादा है तो अमीर है। गरीब को दिया है तो GST अपना नहीं लगेगा, अमीर को दिया है तो दो बातें, हाई वैल्यू सर्विस है कि लो वैल्यू सर्विस है। अगर 5,000 रुपये तक की से ऊपर की सर्विस है तो वैसे वाले केस के अंदर तो भैया फिर तो GST आएगा, और छोटे अमाउंट की सर्विस तो GST अपना नहीं लगाया जाएगा। अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो वहां पर 5,000 की जो लिमिट है वो पर फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक करी जाती है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5,000 से ऊपर का मैटर है तो GST आएगा, अदरवाइज GST वहां पे नहीं लगाया जाएगा। एक गवर्नमेंट एंटिटी दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करा रही है, वहां पर भी GST की बात नहीं करके चलते हैं। साथ में मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को साथ में बोलता है PVTR, PVT, टी के बाद पी के साथ वो रेलवे भी अब जुड़ गया है। तो पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस होती हैं वो भाई हर केस में टैक्सेबल रहेगी, सिर्फ वो जो बेसिक अपना इनलैंड या पोस्ट कार्ड जो होता है उसको वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। वेसल एयरक्राफ्ट संबंधी जो सर्विस हैं सरकारी वो अपनी टैक्सेबल रहेंगी, और टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पैसेंजर ये अपना यहाँ पर टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर रहेगा भैया जी। ठीक है जी। एंड उसके बाद में ये था इंडियन रेलवे। अब जो इंडियन रेलवे है अपना इन जनरल ये टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आ गया है। इसमें कुछ 4 तरह की एग्जम्पशंस बस अवेलेबल हैं। उनमें पहले तरह की एग्जम्पशन ऐसी है कि देखिए जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसमें हमारा नॉर्मली वो अपना अगर वैसे एग्जम्प्ट रहता है, लेकिन AC AC है या फिर नॉन AC एरियाज में हिल स्टेशन में अगर वो फर्स्ट क्लास का है तो वहाँ पर एग्जम्पशन दे, वहाँ पर AC या AC है या फर्स्ट क्लास नॉन हिल एरियाज के अंदर तो वो तो टैक्सेबल रहेगा, अदरवाइज जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय रेल वो अपना एग्जेम्प्ट रहता है। दूसरा, प्लेटफॉर्म की जो सर्विसेज होती हैं, चाहे प्लेटफॉर्म का टिकट आप खरीद रहे हो, चाहे बैटरी कार की सर्विस आप वहाँ पे ले रहे हो, या फिर आप क्लॉक रूम या जो वहाँ पर वेटिंग रूम्स वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहे हो, वो सब का सब आपका एग्जेम्प्ट रहता है। तीसरा था अपना कि इसमें अगर एक जोन दूसरे जोन को या एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को अगर सप्लाईज दे रहा है वो भी एग्जेम्प्ट है। तीसरा था इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, जिसमें कि एक SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल जो था इंडियन रेलवे को अपनी सर्विसेज दे रहा है, लीज रेंटल ले रहा है उसके बदले, उस पर GST नहीं आएगा। साथ में अगर इंडियन रेलवे SPV को सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस, उस पर भी GST अपना नहीं लगाया जाएगा। ये रेल संबंधी बातें थी। ठीक है जी, ये तमाम बात अपनी पढ़ चुके हैं हम ऐसे करके। फिर आता है पीरियड बेस्ड 30 ईयर लॉन्ग टर्म लीज। अगर प्योर गवर्नमेंट है और वो किसी इंडस्ट्रियल प्लॉट्स वगैरह की लीज पर दे रही है, 30 ईयर और मोर की लीज है, तो उसमें पीरियोडिक रेंट तो आपका टैक्सेबल रहेगा, लेकिन जो अपफ्रंट पेमेंट होता है उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। यह एज ए सप्लायर गवर्नमेंट खुद हो पूरी तरह से, या एक ऐसी एंटिटी बनी हुई हो जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट की पत्ती कम से कम 20% की हो, तो बात बन पाती है। अच्छा जी, उसके बाद में स्पेक्ट्रम, पुराने जो फीस थे पुराने समय के 1/4/2016 से पहले के जो थे, अब आके पेमेंट्स मिल रहे हैं, उस पर GST की हम लोग बात नहीं करके चलेंगे। और गवर्नमेंट टेस्टिंग टूस्टिंग बहुत प्रकार की होती हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, उन पर भी GST नहीं है। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो R&D सर्विसेज दी जा रही हैं उस पर भी GST की बात नहीं करी जाती है। पर्सन बेस्ड, जो फार्मर्स हैं वो नहर का नाले का पानी यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, पशुपालन के लिए, उस पर GST की बात नहीं करी जाएगी। ERCC का हमने बता दिया कि जितना तक ERCC कॉन्ट्रैक्टर ने टैक्स भर दिया है उतना तक एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन वाले को टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते हो तो वहाँ पर भी GST नहीं है। जो मर्चेंट ओवर टाइम फी होती है उसको भी एग्जेम्प्ट कर रखा है, और RTA फीस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। साथ में गवर्नमेंट अपनी ही किसी अंडरटेकिंग के लिए बैंक्स वगैरह को गारंटी देती है, तो गारंटी पर जो कमीशन बनता है उस कमीशन पर भी GST अपना नहीं लगाया जाता है। राइट सर जी।
उसके बाद दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार के बाद हम किसान की बात यहाँ पे करके चलते हैं प्रभु जी। किसान में क्या बोलते हैं? किसान में बोलते हैं कल्टीवेशन। जी, कल्टीवेशन एक तरफ आ जाता है, और जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स, दोनों ही ये आपके एग्रीकल्चर वर्ड में जुड़े हुए होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है। तो कल्टीवेशन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज की हमने बात करी, तो उससे संबंधित दो बात सामने निकल के आती हैं। एक, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना, उसकी बात करी गई कि किसान की ट्यूबवेल तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रहे हैं उसके जो चार्ज होंगे उस पर जीएसटी नहीं आएगा। इसके बाद फिर जो नॉर्मली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उस पर भी जीएसटी नहीं होता। साथ में इसकी जो सपोर्ट सर्विस होती हैं उस पर भी जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस किसान की ट्यूबवेल के लिए बेसिकली अपनी ली जाती थी। अच्छा जी, फिर यहाँ खेती बाड़ी हुई, और खेती बाड़ी से क्या निकल के आया? फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हम बात कर सकते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स की अगर बात करी जाए तो उसकी राइपनिंग वगैरह जो होती है, राइपनिंग ये जो वेयर हाउस में ले जाकर करते हैं, नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी एट ऑल। और एनसीसीसीडी की जो सर्विस, जो मेंबरशिप लेते हैं, बेसिकली ये जो कोल्ड स्टोरेज चेन चलाने वाले होते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस साइड में आकर बोलते हैं कि भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग हो, ये हो, वो फलाना ढिमका, सब का सब अपना एग्जेम्प्ट होता है। अगर हम जॉब वर्क की बात करें तो जॉब वर्क ऐसा होना चाहिए कि जब जॉब वर्क के लिए गया था तब भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, और जो आया है वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुए हैं, तो ऐसा जॉब वर्क भी एग्जेम्प्ट रहता है। वेयर हाउसिंग किसकी वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की हो, या फिर राइस की हो, या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की हो, या दाल दलिया फल सब्जी की हो, सब का सब अपना एग्जेम्प्ट रहता है साहिब। साथ में लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग वगैरह ऑफ राइस, ये सब राइस के लिए थे, ये अपना यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। राइट बेबी? यस सर। ऊपर बात करते हैं, जानवरों की तरफ चलते हैं। तो जानवरों में इंसेमिनेशन जो बर्थ के लिए होता है भाई साहब, उस पर अपना जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। स्लॉटर हाउस जो थे अपने, वो पहले कभी एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो डेथ देते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, ये बर्थ है ये मृत्यु है, तो पहले मृत्यु भी अपनी एग्जेम्प्ट थी, लेकिन अब मृत्यु को यहाँ पर टैक्सेबल कर दिया गया है। ऐसे करके आते हैं। तो भाई मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, जरा चेक करते रहिएगा साथ साथ। ठीक, दान धर्म शिक्षा स्वास्थ्य खेल सरकार किसान की बात हमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं मनोरंजन की। तो मैं सिर्फ एग्जम्पशन की बात कर रहा हूं। अम्यूजमेंट तो ऑलवेज टैक्सेबल होता है, इसलिए मैंने अम्यूजमेंट का नाम यहां चार्ट में दिया ही नहीं है। यहां एंटरटेनमेंट की बात करते हैं। जू है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, भाई इन सब के ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी, जो भी यहां पर एंट्री फीस होती है। साथ में इंपॉर्टेंट आपका ये आता है कि जो हॉबी क्लास होती हैं आर्ट कल्चर वाली, अगर इसे एक इंडिविजुअल रन करता है तो आपका जीएसटी वहां पर नहीं लगाया जाता है। और जो स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह होती हैं, अगर उसे ट्रस्ट रन करता है तो वहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। आगे खेल तमाशा एक्टिविटी जो अपनी हो रही थी, और एंटरटेनमेंट एक्टिविटी सस्ता मजा है, अगर 500 रुपये तक का है तो भाई वो अपना एग्जाम्प्ट वहाँ पे कर दिया जाता है। और फीफा की अगर हम बात करते हैं भाई साहब, मैन है वेमेंस कैटेगरी में हो या एएफसी हो, इनकी जो एंट्री फीस होती है उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। फिर आया यहाँ पर देसी कलाकार। देसी कलाकार को पर परफॉर्मेंस अगर मिलता है 1.5 लाख रुपया तक मिलता है, उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर उसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर कुछ पैसा मिल रहा है तो उस पर जीएसटी अपना लगा दिया जाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी, और वहाँ पे आकर हमने देखा कि रेंटल हाउस है या कंस्ट्रक्टेड है या अपना है, कैसा है। तो रेंटल अगर हाउस है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, अच्छा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, और B2C हो तो एग्जम्पशन वहाँ पर दे दी जाती है। इसमें हॉस्टल की अगर हम बात करें तो मिनी और मैक्सी, मिनी में 90 दिन कम से कम लगातार आप रहे हो, और मैक्सिमम 20,000 पर मंथ पर बेड का किराया वहाँ पे रहा हो तो एग्जम्पशन दे दी जाती है। ये तो बात रही रहने की। होटल वोटल का नाम यहाँ पे नहीं आया है, वो सब का सब अपना टैक्सेबल रहता है। गोदाम का शोरूम का नाम यहाँ पे कहीं भी नहीं आया, वो सब का सब टैक्सेबल रहता है। बात हमने सिर्फ यहाँ पर एग्जम्पशन सिर्फ रेजिडेंस के संबंध में करी है, और वो भी लॉन्ग टर्म वाले रेजिडेंस, बाकी कोई और चर्चा यहाँ पर है ही नहीं। इसलिए गोदाम शोरूम दुकान सब का सब अपना टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद गरीबों का मकान बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, तो जो प्योर कंस्ट्रक्शन सर्विस है उस पर जीएसटी अपना नहीं आता है। और जो अपने खुद के हाउस बनाए हैं, सिंगल यूनिट बनाई है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर वो मल्टीपल यूनिट बन जाती हैं, बिल्डर फ्लोर फ्लैट बन जाते हैं, तो उन पर जीएसटी अपना लगा दिया जाएगा। राइट बेबी? यस सर। TDR FSI और उसमें एक लॉन्ग टर्म लीज वाला पॉइंट, वो जानबूझकर मैंने अभी पेंडिंग करा रखा है।
फिर बात करते हैं जीपीआरएस के अंदर आर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात यहां पर करी जाती है। जल थल वायु की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में इनलैंड वाटरवे जो रिवर वाटर है भाई, वहां पर अगर हम बात करके देखें तो भैया जीएसटी अपना एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। समंदर की यहां पर बात नहीं है, उसके अंदर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी आ जाएगा। थल की अगर बात करते हैं तो जीटीए अगर अपनी सप्लाई देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो मतलब B2C ट्रांजैक्शन है, तो वहां पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा। और जीटीए मतलब इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस के अंदर ही जीटीए और कुरियर अपने एग्जेम्प्ट होते हैं, पहली कंडीशन ये है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं जिसके पास सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल कौन सा, टीडीएस वाला रजिस्ट्रेशन है ओनली, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वहाँ एग्जम्पशन दी जाती है। और कुछ गुड्स हैं जिनके ढोने पर दी जाती है, जैसे आटा, दाल, चावल, नमक, दूध, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, डिफेंस मटेरियल, रिलीफ मटेरियल, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उस पर इस प्रकार की बात हम करके चलते हैं मालिक। अच्छा जी, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वायु के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वायु के मार्ग से आप कुछ भी ढोते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात चल रही है, तो उस पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी अपना लगाया जाएगा। आगे बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च सर्विस है, किसी के द्वारा दी जा रही हो, नो जीएसटी। नेशनल परमिट है, नो जीएसटी, कलेक्शन इशू था वहां पे। नेपाल भूटान को जो ट्रांजिट कार्गो होता है, चाहे वहां जा रिया हो या वहां से लौट के आ रिया हो, दोनों केस के अंदर यहां पर हम एग्जम्पशन देके चलते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करके चल रहे हैं तो वहां पर देखिए क्या होगा, तो ये वायु में डोमेस्टिक की बात ही जीएसटी आएगा, ठीक है। अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो डोमेस्टिक अगर है, डोमेस्टिक अगर आप ना भाई यहां पर हम बात कर रहे हैं तो आएगा ही आएगा, वो बात मैंने वहाँ भी बता दी है। अगर इंटरनेशनल के अंदर अगर इंपोर्ट कार्गो है उस पर जीएसटी नहीं आएगा, और जो एक्सपोर्ट कार्गो है आपका, उसके संबंध में जो सर्विस आप दे रहे हो उस पर 5% से जीएसटी लगा दिया जाता है, ठीक सर जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की हम लोग बात करके चलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के अंदर जल थल वायु 3 प्रकार की बात करी जाती है, जहां पर रिवर है और सी है, जल की बात यहां हो जाती है। थल में होता है रोड है और आपका रेल होता है, तो रिवर पर आपका जीएसटी नहीं आता है। समंदर के अंदर 2 बात हो जाती हैं कि ये आपका यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर टूरिस्ट है। अगर आपका ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो नहीं आएगा, और अगर टूरिस्ट की बात आप करके चल रहे हो तो वहाँ पर जीएसटी अपना आ जाएगा। टूरिस्ट है या स्पेशल तो वैसे वहाँ हो जाएगी। रोड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमें याद है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेज कैरेज 2 प्रकार की बातें हुआ करती थी। अगर हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में एसी है तो आ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में अगर हमारा नॉन एसी है तो वहाँ देखना पड़ेगा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो नहीं आएगा, स्पेशल बस है, टूरिस्ट की बस है तो वहाँ पर जीएसटी अपना लगा दिया जाएगा। स्टेज कैरेज के अंदर अगर आपका एसी है तो वहाँ पर भैया जी जीएसटी आ जाएगा, और अगर नॉन एसी है तो जीएसटी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो जीएसटी अपना वहाँ पर नहीं आएगा। रेडियो टैक्सी, टुक्सी जितने भी होते हैं सबके सब टैक्सेबल कैटेगरी के अंदर वो अपनी आ जाती है। मीटर्ड कैब, रिक्शा वगैरह जीएसटी के दायरे में अपने नहीं आते हैं जी। जो रेलवे है, रेलवे में जो फर्स्ट क्लास है और जो अपना एसी है उस पर टैक्स आता है। मेट्रो, मोनो, ट्राम प्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इन पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। वायु में 2 बातें थी, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे टेक ऑफ या लैंडिंग हो रही है इकोनॉमी क्लास के अंदर, उस पर जीएसटी अपना नहीं आता है, और आरसीएस के अंदर हम बात करते हैं तो वहां पर भी जीएसटी अपना नहीं आता, रीजनल कनेक्टिविटीज के अंदर भी नहीं आता है। साथ में कुछ और बातें भी थी, डीएल बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, वीज़ा लगवाइए, अपना टूर अब्रॉड टूर बनवा रहे हैं, विदेश का टूर है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर वो था ना अपना कि भाई देश घुमा रहे हैं विदेशियों को, तो जितना तक अपना वहाँ पर था तो उसमें हम 2 बातें देखा करते थे। एक हमारा मेथड था कि भाई 50-50 करके देख लीजिए, और दूसरा हमारा मेथड था कि भाई वहाँ पे आप इसको डेज बेसिस पर प्रोपोर्शनेट कर लीजिए, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में कम होता था उसको यहाँ पर आकर हम लोग एग्जेम्प्ट कर दिया करते थे। तो जीपीआरएस, एस में आता है आपका सोशल इकोनॉमिक की हम बात करके चलते हैं। इसमें भैया जी अपना पहले कोटा की बात करते हैं। कोटा मतलब कौन सा वाला कोटा है, ये क्यू वाला है, मैंने वैसे दिया है, मैंने लिखा है कोटा सिटी में एनपीओ एंड एनपीओ 2 रन बाय ओल्ड एज होम्स। कोटा शहर में एनपीओ एंड एनपीओ रन बाय ओल्ड एज, अच्छा ठीक है जी। तो कोटा मतलब कोटा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें जो 60 पैसा पर केजी का कमीशन मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपना जी ये जो एनपीओ में हम लोग बात कर लेते हैं। 3 प्रकार की बात हो रही थी उसके अंदर आकर, एक यूनियन की, एक इसकी और एक इसकी, कि अगर ट्रेड यूनियन बना हुआ है तो जो भी कॉन्ट्री होगी कॉन्ट्री पर जीएसटी नहीं आएगा। हरिबोल नाम की संस्था थी जो एक रिलीजियस एक्टिविटी
एक्टिविटी कर रही थी जो कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी थी, तो उसके लिए जो कॉन्ट्री आया 300 रुपये महीना, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। RWA 785 7,500, 7,500 तक का अगर मैटर बनता है पर मंथ पर फ्लैट का, तो वहां पर जीएसटी नहीं आएगा, अदरवाइज आ जाएगा। जो NPA 2 अपना करके था, इसमें 1,000 पर ईयर की बात इन्होंने यहां पर कर रखी थी, ऐसे करके मालिक बोल देता है कि वहां पर जीएसटी नहीं आएगा। ओल्ड एज होम्स के अंदर बोलते थे कि भैया 60 साल या उससे ऊपर के जो हैं वो यहां पर आएंगे, और सब कुछ 25,000 में सिमट गया था, खाना पीना अगर 25,000 तक का है तो हम यहाँ पे बात कर सकते थे। ठीक है जी, और इसे चलाने वाले या तो गवर्नमेंट हो या फिर ट्रस्ट हो, तो वैसे वाले मामले के अंदर आकर हम एग्जम्पशन अपनी दे दिया करते थे। ये बात हमने वहां पर सोशल वेलफेयर में आके सीख ली थी। फिर आए हम बैंकिंग के अंदर, तो हमने बैंक को बीच में बैठा दिया और कुछ इसके पीछे रखा, कुछ इसके आगे रखा। इसके पीछे बैठा है हमने BC या BF, जो आपके रूरल एरियाज के अंदर थे, इंटरमीडिएट सर्विस दे रहे थे। बैंकिंग के केस में हम लोगों ने देखा था कि एक तो यहाँ पर एजेंट था और एक इनका सब एजेंट अपना हुआ करता था। एक एजेंट था और एक अपना सब एजेंट था, और इंश्योरेंस कंपनी केस में सिर्फ एजेंट था। तो इनकी जो सर्विस होती थी टुवर्ड्स द बैंक एटसेट्रा, वहां पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो रूरल एरिया को रिप्रेजेंट वहां पर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। फिर हमने आगे देखा इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस डिपॉजिट जो अपना होता है उस पर जीएसटी नहीं आता। जनधन के अंदर जो बैंक चार्जेस थे उन पर भी जीएसटी नहीं आएगा। और जो कार्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग चार्ज थे, अगर वो आपका 2,000 तक के ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं तो जो बैंक चार्ज बनेंगे उन पर भी जीएसटी नहीं आएगा। और SEZ में जाकर फायरिंग कर रहे हो, SEZ में बैठकर फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो, वहां पर भी अपना नहीं आएगा भाई साहब, ऐसे करके। और जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। तो BIB अब आता है आपका यहां पर आकर इंश्योरेंस को मैंने 3 भागों में बांटा हुआ है। कुछ अपनी रेगुलेटेड बॉडीज यहां हमें देखने के लिए मिलती हैं। इनमें आती हैं आपकी ESI, EPFO, NPS और CMPFO। ESI, EPFO, CMPFO और अपनी ये NPS। बाकी जो इससे भी जो बड़ी तगड़ी है, SEBI, IRDA, सेबी सिक्योरिटी में सेबी, इंश्योरेंस में IRDA और अपना RBI, ये सारे टैक्सेबल हैं अपने। ठीक है, तो ये अन पर भाई जीएसटी की बात नहीं करी जा रही है, इन पे कांटे लगे हुए हैं। आगे हम जो गरीबों के लिए बात कर रहे हैं, APL और BPL कैटेगरी का जो जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, या जहां पर सरकार प्रीमियम भर रही है उस तरह का इंश्योरेंस है। 3 प्रकार के इंश्योरेंस अपने हुआ करते थे जो बेसिकली गरीबों के लिए ही हैं। इनके ऊपर भी जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा। मोर ओवर अगर इनका री इंश्योरेंस भी करा दिया जाए तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। इसके साथ साथ एक और बात निकल के आई कि जो आर्मी वाले हैं, जय जवान जय किसान, उनके GIF बने हुए हैं उनके GIF बने हुए हैं वहां पर आकर, और उसके तहत जो उनका इंश्योरेंस हो रखा है उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। यहां पर फिर हमने देखा इंश्योरेंस के बाद में फिर पेंशन की बात हुई। एक एन्युटी पेंशन था जहां पर सपूत बच्चे बड़ा अमाउंट देते हैं और छोटा अमाउंट उनको वहां पर माँ बाप को मिलता रहता है। तो एन्युटी है, अटल पेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट की पेंशन है, इनके कंट्री पर भी जीएसटी की बात हम लोग नहीं करके चलते हैं, ऐसे था। उसके बाद अब यहां पर बात आई बिजनेस रिलेटेड जो चीजें होती हैं। मेरा एक दोस्त था और बिजनेस एग्जीबिशन देखने के लिए गया था जर्मनी में। वहां से उसे एक आइडिया मिला काम धंधा करने का, और आइडिया क्या था कि भाई मोटर व्हीकल की हायरिंग वो अपनी करके चलेगा। उसने एज एन स्टार्टअप अपना काम धंधा शुरू किया, लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन टोल आया और टोल से गुजरते ही एक अच्छा खासा एक्सीडेंट हो जाता है और केस लग जाता है। उस केस के चक्कर में उसका पूरा काम धंधा बिक गया। इतने बुरे हालात उसके यहाँ पर हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, तो हमने एक छोटी सी स्टोरी के रूप में इसको फॉर्म करने की कोशिश करी है। अगर हम बिजनेस एग्जीबिशन को अब्रॉड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी कमीशन हमने दिया है उस पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले के अंदर कई सारे पॉइंट थे, इसमें बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। अगर मैं मान लीजिए कुछ लाइक बस या मिनी बस दे रहा हूं, 12 से ज्यादा यानी कम से कम 13 की सीटिंग कैपेसिटी उसकी है, और मैं दे रहा हूं एक स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को या MCD को, ई व्हीकल दे रहा हूं MCD को, बस या मिनी बस 13 से ज्यादा वाला, 13 या उससे ज्यादा वाला मैं दे रहा हूं तो एग्जम्पशन मिलेगी। अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला ट्रक वगैरह दे रहा हूं GTO को तो एग्जम्पशन मिलेगी, या फिर मैं बस वगैरह उस ट्रांसपोर्टर को दे रहा हूं जिस ट्रांसपोर्टर ने अपनी बसेस को स्कूल में लगा रखा है और स्कूल उसे यूज करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी स्टाफ एटसेट्रा के लिए। तो ऐसे ट्रांसपोर्टर को जो मैंने मेरी बस किराए पर दे रखी है उस पर भाई साहब जी यहां पर अपना जो GST है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी। उसके बाद में आगे आए भैया जी, और आगे आके क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के अंदर बात करी जाती है। हम लोग ऐसे देख के चलते हैं, पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर पहली बात तो ये
3 कि 3 साल तक ये एग्जम्पशन अपनी काम करके चलेगी, चौथे साल में टैक्सेबल हो जाएगा। साथ में विद इन द 3 ईयर हमें जो देखना है वो क्या देखना है कि हाँ, विद इन द 3 ईयर हमें जो देखना है वो यहाँ पर क्या देखना है भाई, 3 साल के भीतर हमें ये देखना है भैया जी कि यहाँ पर आकर भाई साहब ये बता दो क्या पिछले साल में 50 लाख तक टर्नओवर आपका सीमित था, अगर हाँ तो करंट ईयर में 50 लाख तक की एग्जम्पशन आपको नसीब हो जाएगी। ये 3 साल तक हमें चेक करना था, चौथे साल में पूरा टैक्सेबल हो जाता है। अब बात करते हैं टोल की। जो टोल चार्जेस हैं उन पर जीएसटी अपना नहीं लगाया जाता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा टोल भी आपको देना पड़ता है, टोल यहां पे लिया जा रहा है आपसे या फिर आपसे एक्स्ट्रा टोल बाबू मेरे लिया जा रहा है, दोनों ही सूरतों में जीएसटी की बात वहां पर नहीं करी जाती है। टोल हो या फिर आपका एक्स्ट्रा टोल हो, वहां जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। एक्सीडेंट लीगल केस हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि एडवोकेट वाले केस के अंदर आरसीएम लगता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें करना है क्या कि अगर एडवोकेट की सर्विस जूनियर हो या सीनियर हो या फर्म ऑफ एडवोकेट हो या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, अगर ये अपनी सप्लाई दे रहे हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, एग्जम्पशन रहेगी। या फिर ये अपनी सर्विस दे रहे हैं किसी एक ऐसे लाइक बिजनेस एंटिटी को जो कि जिसका टर्नओवर पिछले साल में कम है, तो वहां पर भी एग्जम्पशन रहेगी। और अगर ये अपनी सर्विस दे रहे हैं किसी अमीर बिजनेस एंटिटी को जिसका कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टर्नओवर रहा था 10-20 से ऊपर का रहा था, तो वैसे वाले केस के अंदर ये टैक्स लगेगा और वहां पर अपना ये आरसीएम के अंदर टैक्स लगाया जाएगा। मोर ओवर यहां पर अगर सीनियर एडवोकेट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी जूनियर एडवोकेट को, सीनियर को या फर्म को, यानी कि अपने जैसों को ही दे रहे, मतलब काले कोट वालों को ही दे रहे हैं, सीनियर दे रहे हैं, तो वैसे वाले केस के अंदर यहां पर जीएसटी लगाया जाएगा। और जनरली बिलिंग डायरेक्टली क्लाइंट के नाम ही करवाई जाती है, तो वहां पर आरसीएम में क्लाइंट को ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। उसके बाद चालू बिजनेस, अगर चलते हुए बिजनेस को अगर आपने बेच दिया है तो वो भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विस में तो काउंट किया जाता है, लेकिन उस पर फाइनली जीएसटी अपना नहीं लगाया जाएगा। फिर हमने देखी आईजीएसटी की एग्जम्पशन देखी। आईजीएसटी एग्जम्पशन के अंदर हमने देखा कि भाई कुछ हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस की जाती है बाय द गवर्नमेंट तो भाई अपना वहां पर जीएसटी नहीं होता। इंडिविजुअल फॉर पर्सनल तो भी जीएसटी अपना नहीं आएगा, ट्रस्ट इंपोर्ट करा तो भी नहीं आएगा। आरबीआई कट गया है, मतलब दैट इज यहां पर अगर आरबीआई इंपोर्ट करता है तो आज की डेट में जीएसटी वहां पे लग जाएगा, और वो भी आरसीएम के अंदर। और आरबीआई कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बिकॉज आरबीआई की खुद की जो सप्लाईज है वो आप टैक्सेबल कर दी गई हैं। एम्बेसी करता है एग्जम्पशन है, ये करता है एग्जम्पशन है। और उसके बाद एसेट यूनिट करती है तो ये एग्जम्पशन है। और अगर कोई रेसिपिएंट लोकेटेड इन एंटिटी है तो वहां पर भी, मतलब सप्लायर भी आपका एंटिटी में था और रेसिपिएंट भी आपका अगर लोकेटेड एंटिटी के अंदर, तो वहां पर भी एग्जम्पशन दे दी जाती है, बिकॉज बोथ द पार्टीज लोकेटेड इन एंटिटी। अगला है सप्लायर लोकेटेड इन टीटी, और रेसिपिएंट क्या है, वो फॉरेन टूर वाले की बात कर रहा है, वो रेसिपिएंट बाहर के हैं, तो जितना तक आपका लाइक बाहर गया है तो उस पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। डीम्ड डिस्टिंक्ट है, उसको भी एग्जम्प्ट यहाँ पर बोलकर चलते हैं। जो इंटरमीडिएट था, एंटिटी था अपना, जो कि अपने उस गुड्स की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व था, जो कि एंटिटी से एंटिटी जा रही थी, वहां पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। तो वैसी वाली बात मालिक यहाँ पे कर ली जाती है। साथ में कुछ एक अपने सर्कुलर थे जहां पर हमने देखा कि पेट्रोलियम वाला पॉइंट अपना देखा था, जिसमें पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम वाला पॉइंट था। पूरे गेम के अंदर कहीं भी कोई जीएसटी की बात उसमें नहीं करी गई थी। बाकी तो कोई बात ऐसी बताने वाली नहीं है जो कि बताई जाए। जो जॉइंट वेंचर अपना होता है, जॉइंट वेंचर के अंदर नॉर्मल तरीके से जीएसटी अपना लगाया जाता है, लेकिन हाँ जो कैश कॉल्स होती है, जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ उसके ऊपर जीएसटी की बात हम नहीं करके चलते हैं, बाकी सब तो अपना ज्यों का त्यों है। ये था मालिक आपका चैप्टर, जो इस डायग्राम के माध्यम से शायद बहुत कम समय में हमने अपना कवर कर लिया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।